या भत्ते को कम कर देते हैं। नए रूल्स के अकॉर्डिंग अगर ट्रूप्स कैलकाटा के 400 माइल्स के विद इन स्टेशन रहेंगे तो उन्हें सिर्फ आधा भत्ता ही दिया जाएगा। इस स्टेप से बेंटिंक एक साल में करीब 20,000 पाउंड बचा लेते हैं। इसी तरह सिविल सर्वेंट्स के अलाउंसेस भी कम कर दिए जाते हैं। साथ ही विलियम बेंटिंक जहां भी पॉसिबल था वहां हाई पेड यूरोपियंस की जगह इंडियंस को एम्प्लॉय करते हैं। बेंटिंक ओपियम ट्रेड को भी रेगुलराइज्ड और लाइसेंस्ड करते हैं और ओपियम के एक्सपोर्ट की परमिशन सिर्फ बॉम्बे पोर्ट को देते हैं, जिससे कंपनी को ड्यूटीज के थ्रू प्रॉफिट में शेयर मिल जाता है। विलियम बेंटिंक के इन सभी स्टेप्स की वजह से पहले हर साल होने वाला 1 करोड़ का डेफिसिट 1835 तक 2 करोड़ के सरप्लस में बदल जाता है। दोस्तों, ये तो बात हो गई बेंटिंक के रिफॉर्म्स की। अब उनके टाइम पीरियड के कुछ और इंपॉर्टेंट इवेंट्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। अदर इंपॉर्टेंट इवेंट्स। दोस्तों, विलियम बेंटिंक के टाइम पीरियड में ही 1833 का चार्टर एक्ट पास हुआ था। इस एक्ट के इंपॉर्टेंट प्रोविजंस कुछ इस तरह थे। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को रीडेजिग्नेट करके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया जाता है। ठीक है। इस तरह विलियम बेंटिंक फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनते हैं। ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन को यूनिफाइड कर दिया जाता है, मतलब कि बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर की लेजिस्लेटिव पावर्स खत्म कर दी जाती हैं और पूरे ब्रिटिश इंडिया की लेजिस्लेटिव पावर्स गवर्नर जनरल को दे दी जाती हैं। कंपनी के सिविल और मिलिट्री अफेयर्स को कंट्रोल करने के लिए गवर्नर जनरल की काउंसिल फॉर्म की जाती है, जिसमें 4 मेंबर्स रखे जाते हैं। पहली बार गवर्नर जनरल की गवर्नमेंट को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहा जाता है और काउंसिल को इंडिया काउंसिल। इस एक्ट के थ्रू कंपनी की टी और चाइनीज ट्रेड पर मोनोपोली को भी खत्म कर दिया जाता है। 1833 का एक्ट यूरोपियंस को इंडिया में प्रॉपर्टी परचेस करने की परमिशन भी दे देता है। 1833 के चार्टर एक्ट ने एडमिनिस्ट्रेशन को सेंट्रलाइज्ड करने का काम किया और गवर्नर जनरल की पोजीशन को और भी ज्यादा स्ट्रांग बना दिया। दोस्तों, अब बात करते हैं विलियम बेंटिंक की इंडियन स्टेट्स के साथ रिलेशंस की। रिलेशंस विद इंडियन स्टेट्स। विलियम बेंटिंक वैसे तो इंडियन स्टेट्स के साथ नॉन इंटरफेरेंस की पॉलिसी फॉलो करते हैं। जैसे कि जयपुर में ब्रिटिश रेजिडेंट पर अटैक होने के बाद भी वो कोई एक्शन नहीं लेते। इसी तरह जोधपुर, बूंदी, कोटा और भोपाल में भी इंटरफेरेंस के स्ट्रॉन्ग रीजंस होने के बावजूद नॉन इंटरवेंशन की पॉलिसी को ही फॉलो करते हैं। लेकिन कुछ केसेस में ऐसा नहीं होता और 1831 में बेंटिंक मैसूर को मिस गवर्नेंस की प्ली पर एनेक्स कर लेते हैं। इसी तरह 1834 में वो कुर्ग और कचार को भी एनेक्स कर लेते हैं। दोस्तों, विलियम बेंटिंक को सेंट्रल एशिया में चल रहे रशियन एडवांसेस का भी आइडिया था। रशिया के किसी भी पॉसिबल इन्वेजन को प्रिवेंट करने के लिए वो पंजाब के राजा रणजीत सिंह के साथ 1831 में ट्रीटी ऑफ परपेचुअल फ्रेंडशिप साइन करते हैं। इसके साथ ही सिंध के अमीर्स के साथ भी एक कमर्शियल कम पॉलिटिकल ट्रीटी कंक्लूड करते हैं। कंक्लूजन। दोस्तों, विलियम बेंटिंक के एडमिनिस्ट्रेशन के ये 7 साल लगातार चली आ रही वॉर्स और एनेक्सेशंस की पॉलिसी के बीच एक शांतिपूर्ण पीरियड की तरह लगते हैं। बेंटिंक को एक बेनेवलेंट एडमिनिस्ट्रेटर की तरह देखा जाता है, जिन्होंने अपने रिफॉर्म्स के थ्रू इंडिया में एडमिनिस्ट्रेशन और सोशल लाइफ को लिबरलाइज करने की कोशिश की। लॉर्ड डलहौजी 1848 to 1856। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी की, जिन्हें मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया भी कहा जाता है। वैसे तो लॉर्ड डलहौजी सबसे ज्यादा फेमस हैं अपनी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की पॉलिसी के लिए, लेकिन इन्होंने बहुत सारे रिफॉर्म्स भी इंट्रोड्यूस किए थे। आज हम लॉर्ड डलहौजी के सभी रिफॉर्म्स और पॉलिसीज को डिटेल में कवर करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन। लॉर्ड डलहौजी 1848 से लेकर 1856 तक इंडिया के गवर्नर जनरल रहते हैं। ये इंडिया के यंगेस्ट गवर्नर जनरल भी रहे थे। इनके टाइम पीरियड में एक तरफ तो इंडिया का काफी तेजी से मॉडर्नाइजेशन हुआ था और दूसरी तरफ इन्होंने अपनी एनेक्सेशन पॉलिसी से देश में एक आग सी लगा दी थी। आइए सबसे पहले हम लॉर्ड डलहौजी की इन्हीं एनेक्सेशन पॉलिसीज के बारे में बात करते हैं। एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर बाय लॉर्ड डलहौजी।
दोस्तों, लॉर्ड डलहौजी इंडिया में इंपीरियलिस्टिक एम्बिशंस के साथ आए थे। वो इंडिया में ब्रिटिश एम्पायर को एक्सपैंड और कंसोलिडेट करना चाहते थे और अपनी इस एम को पूरा करने के लिए डलहौजी अलग अलग मेथड्स अडॉप्ट करते हैं। सबसे पहला मेथड तो ऑब्वियसली वॉर ही था। इन्होंने 1848-49 में सेकेंड एंग्लो सिख वॉर के थ्रू पंजाब को एनेक्स कर लिया था, जिसकी पूरी कहानी हम आपको पहले ही बता चुके हैं। इसके साथ ही डलहौजी के टाइम पीरियड में ही 1852 में सेकेंड एंग्लो बर्मा वॉर भी हुआ था, जिसके थ्रू लोअर बर्मा यानी कि पेगू अक्वायर कर लिया जाता है। 1850 में लॉर्ड डलहौजी सिक्किम के राजा पर 2 इंग्लिश डॉक्टर्स के साथ दुर्व्यवहार करने और उन्हें इम्प्रिजन करने का आरोप लगाते हैं और इसी आरोप में सिक्किम के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स को एनेक्स कर लेते हैं, जिसमें दार्जिलिंग भी शामिल था। और 1853 में जब हैदराबाद के निजाम ईस्ट इंडिया कंपनी को उनकी ऑक्सिलियरी फोर्स के लिए पेमेंट करने में फेल हो जाते हैं, तब लॉर्ड डलहौजी निजाम को फोर्स करते हैं कि हैदराबाद कंटिंजेंट की मेंटेनेंस के लिए वो बेरार और उसके आसपास के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स जिनका